नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं ईरान के वर्तमान हालात की, क्योंकि वर्तमान हालात क्या ईरान के अगले अफगानिस्तान को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के नाम पर कभी अमेरिका एंट्री किया था, वैसा ही कुछ ईरान में भी किया है, और ये दोनों देश पड़ोसी हैं। तो क्या पड़ोसियों के अंदर सेम प्रकार के हालात उत्पन्न होने जा रहे हैं? जैसा अफगानिस्तान में था वही हालात ईरान में भी बनने जा रहा है। आज के सेशन में इस विषय पर डिटेल चर्चा होगी कि कैसे अफगानिस्तान को समय समय पर बदला गया, कैसे सोवियत रूस से लेकर यूएसए तक का शासन होने की तैयारियां अफगानिस्तान में रही, और कैसे ईरान ने अमेरिका के प्रभाव से एक धार्मिक क्रांति देखी, और उसके बाद आज के वर्तमान हालात देखे। दोनों को मैच करते हुए बढ़ेंगे आगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आज की स्थितियां क्यों ईरान को फिर एक अफगानिस्तान बनता हुआ देख रही हैं। साथ ही साथ आज के सेशन में कुछ वॉर अपडेट्स भी होंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि हाल ही में डियागो गार्सिया, जो कि यूके के पास है, मॉरिशस से लिया हुआ है, उसे यूएस के यूज के लिए परमिट किया गया, और उस परमिट के बाद ही अमेरिका को वहां पर प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। तमाम बातें अपडेट के रूप में आपको मिलने जा रही हैं। तो चलिए आज के सेशन में शुरू करते हैं। इस जानकारी को डिटेल से शुरू करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। आप रिलेट करते चलिएगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति जो आपने ईरान की देखी है, इसे अफगानिस्तान से जोड़ते हुए चलते हैं। ठीक है साहब, कहानी अफगानिस्तान की है साथियों। अफगानिस्तान ब्रिटेन से वर्ष 1919 में आजाद हुआ था। अंग्रेजों से आजाद होने के बाद यहां पर राजशाही शुरू हुई, जो कि 54 साल तक चली। यहां पर जिस राजा का अंतिम शासन रहा, उनका नाम मोहम्मद जहीर शाह था। ये 1973 के अंदर बीमार पड़ गए थे। ये जब इलाज के लिए इटली गए तो इनका सेनापति हुआ दाऊद खान। उसने तख्ता पलट कर दिया और खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। ये जो था समय 54 साल का, ये समझिए कि अफगानिस्तान का सबसे स्थिर कालखंड रहा होगा। 1973 के बाद से फिर जो अफगानिस्तान ने देखा, वो आज तक वहीं खड़ा हुआ है। 1973 के बाद अफगानिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ और दाऊद खान नाम का व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया, एक बड़ी हेडलाइन के रूप में उस समय काबुल टाइम्स के अंदर छपकर आई। दाऊद खान ने जनता से वादा किया कि मैं आपके लिए संविधान लाऊंगा, लेकिन भाई साहब सिंगल पार्टी शासन ले आए, एक प्रकार का तानाशाही शासन ले आए, ताकि सत्ता में वो खुद रह सके। जनता ने इस बात का विरोध किया। 1978 में एक क्रांति होती है, और इस क्रांति को लीड करते हैं नूर मोहम्मद तारिकी। तो दाऊद खान के विरोध में तारिकी एक क्रांतिकारी बनकर निकल कर आते हैं। टाइम को लेकर चलिएगा, इसी समय ईरान में खुमैनी का शासन आने वाला था, क्योंकि उस समय ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन होने जा रहा था, क्रांति होने जा रही थी 1979 में। 78 में अफगानिस्तान में उतर, दोनों पड़ोसी हैं ये। ठीक है साहब, यहां पर क्रांति होती है और नूर मोहम्मद तारिकी आते हैं। उन्होंने अफगान जनता का जबरदस्त समर्थन प्राप्त किया और क्रांति कामयाब हुई। दाऊद खान को जगह छोड़कर भागना पड़ा। ये जो तारिकी नाम का व्यक्ति आया ना, ये अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति कहलाए, क्योंकि ये अपनी तरफ से, जनता की तरफ से आए थे। तारिकी ने उस समय काफी ज्यादा सोवियत रूस के साथ रहकर काम किया। सोवियत संघ का इनके ऊपर गहरा असर था। यूएसएसआर उस समय कोल्ड वॉर में अमेरिका का चिर प्रतिद्वंदी था, और अफगानिस्तान के अंदर नए परिवर्तन की अलग जगा रहा था। साम्यवाद के नाम पर धर्म को कोई खास पहचान नहीं दी जा रही थी। समाज में समानता की बातें की जा रही थी। सोवियत रूस नूर मोहम्मद तारिकी से मिलकर के आधुनिकीकरण करा रहा था कि भाई बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, फैक्ट्रीज हो, सब तरह से, और महिलाओं की आजादी हो। मतलब इनके विचार क्या थे, अगर आप उनको सुने, कि हम कुछ ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहां पे वर्कर और फार्मर बढ़िया अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े अफोर्ड कर सकें, बढ़िया लाइफ ले सकें, बढ़िया जीवन जी सकें। हम कुछ इस तरह की सोसाइटी चाहते हैं। ये उस समय नूर मोहम्मद तारिकी की सोच थी। लेकिन यह सोच सोवियत रूस के तो समर्थन में थी, लेकिन कई कट्टरपंथी ऐसे थे उस समय के अफगानिस्तान में, जिन्हें यह आधुनिकीकरण नहीं पसंद था। बस इसी आधुनिकीकरण में जहां महिलाओं को आजादी दी जा रही थी, यहीं से कुछ इस्लाम को मानने वाले कट्टर कबीले, जिन्हें मुजाहिद कहा गया बाद में, उन्होंने इस मजहब के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी का विरोध करना शुरू कर दिया। यह जो विरोध था, असल में इसे हवा अमेरिका दे रहा था। क्यों? क्योंकि 79 में ईरान से अमेरिका बाहर हो गया था।
78 में यहां पर नूर मोहम्मद तारिकी आए थे। तो ईरान से बाहर हुए तो बोले तुम बेटा पड़ोस में तुम कैसे रह लोगे, सोवियत रूस वालों तुम्हें बाहर निकालेंगे। कोई बात नहीं साहब। इस बीच में अफगानिस्तान के अंदर नूर मोहम्मद तारिकी धीरे धीरे सोवियत रूस के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिका कबीलों को धीरे धीरे भड़का रहा था और अफगानिस्तान में सत्ता को बदलने की फिराक में था। अमेरिका ने नूर मोहम्मद का विरोध करने वाले मुसलमानों को भड़काना शुरू किया। सीआईए तगड़े तरीके से सक्रिय हुआ, मजहब के नाम पर लोगों को भड़काया गया और सीआईए ने नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को अपने साथ कर लिया कि सुनो तुम ही हो जो सत्ता बढ़ दो। अच्छा, आप में से कुछ लोग एक सवाल दिमाग में लेकर आएंगे, सर अमेरिका को फायदा क्या होता है इन सब चीजों से? देखो, तेल का फायदा ये तो सब एक अलग चीज है, चलो वो होती है। अमेरिका को वर्चस्व की लड़ाई लड़नी होती है कि दुनिया में सबसे ऊपर कौन, तो बोले अमेरिका। अगर उसे कोई भी टक्कर देता दिखता, जैसे सोवियत रूस उस समय अमेरिका के साथ कंपटीशन में था, वर्चस्व में कहां वो आगे आएगा, तो सोवियत रूस कहीं आगे ना निकल जाए तो उसको उससे झगड़ना है। बस इसी लड़ाई झगड़े की कहानी यहां पर चल रही थी। ठीक है साहब। यहां पर मंत्री जो रहे हफीजुद्दीन अमीन, इनको अमेरिका ने अपने साथ मिला लिया और तारिकी के खिलाफ भड़काना शुरू किया। अमीन ने जनता को साथ लेना शुरू किया और अफगानिस्तान के अंदर जो कबीले थे, जो मुजाहिद थे, उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की। अमेरिका ने उस समय पाकिस्तान को कहकर इन मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। मतलब सोचिए, तारिकी राष्ट्रपति बने हुए हैं, सोवियत रूस की मदद से आधुनिकीकरण कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें रहने नहीं देना चाहता। उसी के विदेश मंत्री को अपने साथ मिलाकर के धीरे धीरे परिवर्तन करवा रहा है। उस समय पर सऊदी अरब ने भी अमेरिका का साथ दिया और बहुत सारे लोग लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजे। उन्हीं में गया था ओसामा बिन लादेन। तो लादेन को इसीलिए कहते हैं कि अमेरिका की उपज था लादेन। तो सऊदी अरब से लादेन पहुंचता है मुजाहिदों की मदद करने के लिए तारिकी के खिलाफ। और जब ये यहां पहुंचता है तो बढ़िया तरीके से सत्ता को कैसे चुनौती दी जा सके, ये ओसामा बिन लादेन ट्रेंड आतंकी के रूप में वहां जाकर कबीलों को भड़काता है। उसी समय पर वहां पर कुछ छात्रों के संगठन भी थे जिन्हें तालिब कहा जाता था। छात्रों को तालिब, तालिब लेना शिक्षा लेना, तालिबान मतलब छात्रों का शासन। तो तालिब जो संगठन थे उन्हें भी अमेरिका ने धीरे धीरे छात्र संगठन, जैसे बांग्लादेश में किया, मतलब एक पार्टी बना दी छात्रों को सरकार के विरोध में, सेम ऐसे ही अफगानिस्तान में छात्रों का एक गुट बनाया। जिन जो तालिब ले रहे थे इस्लाम की, उन्हें कहा कि यह आधुनिकीकरण कर रहा जो व्यक्ति है ये तुम्हारे खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, इसे हटाओ, इसे हटा करके तुम कट्टरपंथ लेकर आओ। मतलब आयरनी देखो, जहां ईरान में अमेरिका यह कहता है कि महिलाओं को खुलापन दिया जाना चाहिए, जो महिलाओं के खिलाफ है, खुमैनी उनको खिलाफ दिखे, खमने खिलाफ दिखे, बोले इनको हटाओ, महिलाओं को आजादी दो। वहीं अफगानिस्तान में वो उल्टा कर रहा था। अफगानिस्तान में तारिकी को हटाने के लिए उन मुजाहिदों का, उन कबीलों का, उन तालिबानियों का साथ दे रहा था जो तारिकी को हटा सके और महिलाओं के खुलेपन के विरोध में हो सके। मतलब बिल्कुल उलट विचारधारा। लेकिन यह लड़ाई असल में वर्चस्व की थी, सोवियत रूस को भगाने की थी। कोई बात नहीं साहब। अमेरिका ने पूरी साठगांठ रखी और तारिकी को हटाने की तैयारी की। तारिकी को यह खबर सोवियत रूस ने दी कि तुम्हारे खिलाफ सीआईए ने पूरी पटकथा रच ली है। तारिकी सोवियत रूस मिलने पहुंचते हैं, सोवियत रूस में वहां के राष्ट्राध्यक्ष से मिलकर लौटते हैं। इसी बीच में ये जो हफीजुद्दीन अमीन था, इसने ये प्लानिंग करी कि जैसे ही वो लौटेंगे इनको मैं मार डालूंगा। भाई साहब, ये लौट के आते हैं, सपरिवार तारिकी को खत्म कर दिया जाता है। जैसे ही तारिकी को मारा जाता है, सोवियत रूस एकदम भड़क जाता है, क्योंकि 1979 में इन तारिकी ने सोवियत रूस के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप मेरी हिफाजत करने आएंगे। सोवियत रूस भाई साहब लगभग 200-250 विमान लेकर के, टैंकर टूंकर लेकर के, तब सेंट्रल एशिया सोवियत रूस हुआ करता था। तो जस्ट ऊपर अफगानिस्तान के यानी नॉर्थ में जुड़ा हुआ पूरा जो केंद्र था वो सोवियत रूस था। वो सब कुछ लेकर के अंदर काबुल के अंदर एंट्री मार गया और हफीजुद्दीन अमीन जिसने तारिकी को मारा था उसको मार डाला। मतलब उस समय सोवियत रूस, ये पूरा सोवियत यूनियन हुआ करता था जिसे आज सेंट्रल एशिया कहते हैं, यहां से होता हुआ सीधा काबुल एंट्री करता है, हफीजुद्दीन अमीन को मार देता है कि तुमने हमारे आदमी को मारने का प्रयास कैसे किया। तो तारिकी गए, हफीजुद्दीन अमीन भी गए। अब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने तो यहां पर बहुत सारे मुजाहिदीन तैनात कर रखे थे ना, कबीले तैनात कर रखे थे, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को पनाह देना शुरू कर दिया था। यहां पर अब वो कबीले, स्टेटलेस स्थिति उत्पन्न हो गई, ना राष्ट्रपति है ना राष्ट्रपति को हटाने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे में अब इन कबीलों में वर्चस्व की लड़ाई होना शुरू होता है। इधर सोवियत रूस भी खुद कई सारे मसलों में फंस चुका होता है। अमेरिका के चलते, शीत युद्ध के चलते उसके अपने देश के अंदर भी काफी विभाजनकारी तत्व एक्टिव हो चुके होते हैं। 1991 में तो फिर सोवियत रूस टूट करके 15 देशों में टूट ही गया था।
तो ऐसे में सोवियत रूस को यहां पर भी खिलाफत झेलनी पड़ती है। अमेरिका ने खूब धन इन्फ्यूज किया, तालिबानियों को इतनी तक ट्रेनिंग दी गई कि वो अमेरिका तक आ सकते हैं। मतलब हद ये थी कि अगर अमेरिका में मुजाहिदीन, अमेरिका की तरफ से अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको अमेरिका आने की इजाजत है। इस तरह से अमेरिका ने पूरी सहूलियत इन लोगों को दी थी, मुजाहिदीनों को, कि तुम बढ़िया से सोवियत रूस को हराओ। अफगानिस्तान की अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो वो पहाड़ी इलाके हैं, धोरी के स्थान हैं, उनके बीच में टनल बना करके ये सारे के सारे मुजाहिदीन ट्रेनिंग लेकर के रहते थे और सोवियत रूस के खिलाफ खूब विद्रोह करते थे। फाइनली सोवियत रूस को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। अफगानिस्तान छोड़कर गया सोवियत रूस, जगह किसने ली? अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका अब किसी व्यक्ति को नहीं बिठा पा रहा था। तो क्या हुआ? तो ये मुजाहिदीनों के जो कबीले आपस में झगड़ रहे थे, इनमें से जो सबसे ताकतवर कबीला बनकर आया वो तालिबान के रूप में बनकर आया और उसकी लीडरशिप करी मुल्ला उमर ने। ये मुल्ला उमर नाम का व्यक्ति ही था जिसने अफगानिस्तान को एक लीडरशिप दी। यानी कि 1990 से 98 तक आपसी संघर्ष और गृह युद्ध की स्थिति रही। 98 में जाकर के अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया, तालिबान बैठ गया साहब। इधर मुल्ला उमर का सबसे करीबी मित्र बनकर बना ओसामा बिन लादेन। मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन इनामी मतलब अपराधी रहे। $1 करोड़ तक की इनाम इसके ऊपर मुल्ला उमर पर रखी रही। 2013 में जाकर मुल्ला उमर मरा। इससे पहले तो ये 9/11 की घटना को ओसामा बिन लादेन की मदद वो दे चुके थे। आपको यह घटना अब रिलेट हो रही होगी कि कैसे यहां पर तालिबान आया, फिर तालिबान ने यहीं से ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को जगह दी और यही अलकायदा बाद में सोवियत रूस के द्वारा घर बिगाड़ने में मदद करवाया। रूस ने इन्हें उकसाया कि जाओ बेटा अब तुम जाकर अमेरिका से बदला लो, तो ओसामा ने फिर अमेरिका पर जाकर के गोला फेंका। तो यह आपसी संघर्ष, मतलब केवल बैटल फील्ड का नाम अफगानिस्तान है, लड़ तो असल में रूस और अमेरिका रहे थे। अच्छा साहब, अब आता है गेम नंबर 2। गेम नंबर 2 बाद में तो खैर जो आपको पता ही है कि यहां पर अमेरिका ने सरकार बिठाई, अफगानिस्तान में चली नहीं, करजई सरकार गिर गई। अमेरिका ने तमाम प्रयास किए, 20 साल तक यहां पर बैठे रहे। फिर फाइनली ट्रंप का समय आया तो जाकर के उन्होंने तालिबान से समझौता किया कि भैया हमने तुम्हारे ऊपर कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, अब हमें जाना चाहिए। तो 2021 में जाकर के ये यहां से छोड़कर निकले कि अब हम जाते हैं। फाइनली 2021 में तालिबान का अफगानिस्तान में शासन आ जाता है और आज वही तालिबान जो अफगानिस्तान को लीड कर रहा है, बुरी तरह संघर्ष कर रहा है, आर्थिक संकट है, फसल नहीं मिल रही है, खाने की स्थिति है, मानवीय स्थिति खराब हो रही है, 75% बच्चे भूख से मर रहे हैं, तमाम प्रकार की स्थितियां खराब है, सीमा विवाद वगैरह चल रहा है। आज कोई स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर लड़ने के लिए रूस समर्थन में नहीं खड़ा है, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है कि तुम जाओ, ईगो का पॉइंट नहीं है तो लड़ लो। अफगानिस्तान फिलहाल फूड इनसिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में रह रहा है। अमेरिका ने भी हाथ हटा लिया, रूस ने भी हाथ हटा लिया। अब अफगानिस्तान में कुछ है ही नहीं। जिस जगह के लिए बैटल हो रही थी अब वहां कुछ नहीं है, तो वहां भुखमरी बची। आइए दूसरी तरफ चलते हैं, उसका नाम है ईरान। मैंने आज जब आपसे कहा कि क्या अगला अफगानिस्तान बनेगा ईरान, इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क यह है कि पहले भी सत्ता को बनाए रखने के लिए लड़ाइयां जो थी वो दो बड़ी ताकतों की थी ईरान में। ईरान के लिए ही सेम यही हालात आज अफगानिस्तान वाले हालात बनाने की तैयारी है। ऐसा क्यों? असल में 1953 में अमेरिका ने ईरान के अंदर पहली बार 1953 में CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर के तख्ता पलट किया और यहां पर मोहम्मद मोसद्दिक नाम के व्यक्ति को हटाकर यहां पर शाह राजा पहलवी को राजा बनाया। अब ये जो मोसद्दिक थे ना, ये मोहम्मद मोसद्दिक, ये असल में प्रोग्रेसिव व्यक्ति थे देश के लिए। मतलब इनका तर्क ये था कि जो तेल निकलता है ईरान में वो तेल राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, यानी कि तेल की जो खान है, जो कुएं हैं, वो ईरान के होने चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी के। प्राइवेट कंपनी मतलब तेल खोजने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की बड़ी सारी कंपनियां ईरान में आई हुई थी। इनने कहा नहीं, जैसे कि वहां पर वेनेजुएला में मादुरो ने किया था ना कि सारी की सारी तेल कंपनियों को देश के नाम कर दिया था प्राइवेट कंपनियों से लेकर, ऐसे ही इन्होंने भी कहा कि मैं इन सारी कंपनियों को ईरान का बनाऊंगा। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने इन्हीं को हटा दिया और इनके स्थान पर रजा पहलवी को प्रधानमंत्री बनाकर बिठाया। रजा पहलवी प्रो अमेरिका एकदम। उन्होंने खूब सारा मॉडर्नाइजेशन किया, महिलाओं को खुलापन दिया। लोगों को लगना चाहिए ना कि अमेरिका ग्रेट है, तो उन्होंने खूब ग्रेटनेस के काम करने शुरू किए। लोगों को शुरुआत में अच्छा लगा कि यार देखो कितना अच्छे लोग हैं, प्रोग्रेसिव थॉट के साथ चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मतलब वहां पर करप्शन उजागर होने लगा, दिखने लगा कि ये राजा पूरी तरह से अमेरिका का पपेट बनकर काम कर रहा है, सारा लाभ अमेरिका और ब्रिटेन निकालकर ले जा रहे हैं। तो फिर यहां पर जनता खिलाफ खड़ी होती है और उस जनता को लीड करते हैं खमैनी।
और यहीं पर यहां पर एक धार्मिक क्रांति होती है 1979 की इरानियन रेवोल्यूशन, जिसके चलते सुप्रीम लीडर की सत्ता यहां पर चलकर आती है। और आज सबसे पहले खुमैनी, उसके बाद खमनेई और अब खुमनेई के बेटे मुज्तबा खमैनी, ये तीसरे सुप्रीम लीडर हैं जो आप ईरान में 1979 से चलते हुए देख रहे हो। मतलब हालात ये थे कि अमेरिका को इन लोगों ने इस हद तक परेशान कर लिया था कि उसके दूतावास को 444 दिन तक अपने कब्जे में रख लिया था। हालात ये कर दिए थे कि दूतावास से तुम्हारे लोगों को बाहर नहीं निकलने देंगे, और दूतावासों से बाहर ना निकलने के लिए स्थिति तैनात कर दी थी। अमेरिका ने सब प्रयास कर लिए कि ईरान से मैं अपने लोगों को निकाल पाऊं। 52 अमेरिकी नागरिकों को तब तक नहीं निकलने दिया जब तक रजा पहलवी तुम हमें नहीं सौंप दोगे, क्योंकि वो यहां से भागकर अमेरिका चला गया था। फिर बाद में रजा पहलवी मिस्र में मरे पाए गए, तब जाकर के उनकी मुक्ति हुई। मतलब अलग तरह से ईरान ने अमेरिका के कंठ दबा दिए थे। कोई बात नहीं साहब, अमेरिका की इंसल्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो अफगानिस्तान में खेला किया। 1980 से लेकर 88 के बीच में, अब चूंकि अमेरिका ने ईरान से अपने आप की सत्ता जाते हुए देखी थी, तो ईरान इराक युद्ध होता है 80 से 88 के बीच में। और उस समय पर इराक में सद्दाम हुसैन का, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, सद्दाम हुसैन का साथ देने अमेरिका चला आता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, लड़ो ईरान से। और वही सद्दाम हुसैन जिसको बाद में इन्होंने फांसी चढ़ा दिया। मतलब पहले उससे युद्ध करवाया, 8 साल तक युद्ध करवाया कि ईरान ने हमारी बेइज्जती की, तुम लड़ो इससे। बाद में सद्दाम हुसैन मार दिए, तो फिर अब ईरान पर फोकस किए कि तुमने परमाणु कार्यक्रम रूस से मिलकर के शुरू किया है, तुमको परमाणु कार्यक्रम खत्म करना होगा। असल में केवल ह्यूमिलिएशन और ह्यूमिलिएशन के साथ साथ ईरान में जो तेल है वही इनका केंद्र बिंदु है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाता रहा, यह कहकर कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है। जैसे सद्दाम हुसैन के पास कभी कहा गया था कि केमिकल वेपन है, ऐसे इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और यह कहकर के इनके साथ कई प्रकार की एग्रीमेंट्स को साइन करने का प्रयास किया गया, जिनमें से जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट हुआ था JCPOA के नाम से, वो काफी फेमस हुआ था। लेकिन उस समय ओबामा थे, ट्रंप को वो चीज पसंद नहीं थी। ट्रंप जब आए तो उन्होंने काटसा लगा दिया, कहा कि ईरान से जो भी ट्रेड करेगा उस पर मैं सैंक्शन लगा दूंगा। अमेरिका ने ईरान को दुनिया के केंद्र में लाकर छोड़ दिया, क्योंकि इनका ह्यूमिलिएशन जो था वो इनको अब तक याद था। पर्ल हार्बर याद है जिस आदमी को, उसे ईरान क्यों याद नहीं होगा। इसके चलते ईरान की करेंसी बुरी तरह गिरी, ईरान में बहुत ज्यादा आइसोलेशन हुआ। हालात ये हुए कि ईरान एकदम एंटी अमेरिका और इजराइल हो गया कि इजराइल एक्सटेंडेड अमेरिका है और जो भी व्यक्ति होगा मैं उसके खिलाफ रहूंगा। कुल मिलाकर के ईरान को अमेरिका ने वहां पहुंचा दिया जहां आज आप उसे देख रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, मुद्रा गिर गई, तमाम चीजें। और जब सब तरह से हो गया तो वो पुराना बदला जो 1979 में ये लोग निकले थे कि सत्ता हटानी है, उसको करने के लिए ट्रंप ने हमला बोल दिया। तो ये जो 28 फरवरी को हमला था ना, ये समझकर चलो 47 साल पुरानी इंसल्ट का मतलब बदला लिया गया है। 1979 में जो इनकी स्थिति खराब हुई थी ना, उसका बदला लेने के लिए यूएस और इजराइल ने ईरान में खमनेई की सत्ता को हटाने का प्रयास किया कि अब रिलीजियस मॉनिटरिंग यहां पर नहीं रहेगी। तब से लेकर आप आज तक जो युद्ध चलता हुआ देख रहे हैं, 22वें दिन में जो युद्ध एंट्री कर गया है, वो केवल और केवल इस वजह से हुआ खेल। मतलब आप इससे समझिए कि आज ईरान में फिर से, मैंने अफगानिस्तान क्यों बोला, अफगानिस्तान में भी सत्ता की चाह थी, ईरान में भी अपने लोगों की चाह है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। हालात इस समय ईरान के भी बिगड़ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ दुनिया की सारी पावर जुड़ी है, एक तरफ ईरान अकेला पड़ा है और वो अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास कर रहा है। असल में उसको सत्ता से ज्यादा थॉट बचाने में मदद मिल रही है कि हम पहले सही थे। उसको इस हमले से अपनी जनता का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। जैसे तालिबान का जब शासन आया तो तालिबान के शासन के बाद में अफगानिस्तान में कोई भी बड़ा विद्रोह नहीं हुआ कि तालिबान के खिलाफ कोई वेपन उठाकर खड़ा हो गया हो। बिल्कुल वैसे ही ईरान में जो शासन चला आ रहा था, मतलब खमनेई का या धार्मिक लीडर का, सुप्रीम लीडर का, उस सुप्रीम लीडर के जाने के बाद जनता को यह एहसास हुआ कि अमेरिका असल में ईरान विरोधी है, वो हम लोगों को चाहता ही नहीं है। तो जो पहले भी थोड़े बहुत विरोध थे ना ईरान में, वो एक भी नहीं हुए। जो तख्ता पलट एक्सपेक्टेड था, कुछ नहीं हुआ। जनता जो पहले प्रोटेस्ट कर रही थी वो तक बाहर नहीं आई, जबकि सारे के सारे अली लारीजानी जैसे लीडर्स या फिर खमनेई जैसे लीडर मारे जाने के बाद भी, जब लीडर्स के मर जाने के बाद भी जनता सड़कों पर नहीं आ रही है, यह दर्शाता है कि लोगों को यह संदेश साफ हो गया कि अमेरिका हमारा हितैषी नहीं है, वो ईरान विरोधी है।
उसे केवल और केवल तेल चाहिए, और ईरान में जो अपनी बेइज्जती हुई थी कि मेरे को बाहर निकाल दिया था, वो अपने आदमी को बिठाना चाहता है। बस यही कहानी यहां चल रही है। बाकी अपडेट में यह है कि इंडियन ओशन में जो डियागो गार्सिया है ना, इस पर यूके ने परमिशन दे दी कि ठीक है, अमेरिकी विमान यहां से उड़कर ईरान पर हमला कर सकते हैं। डियागो गार्सिया का मैंने भी पहले भी खूब सारे मसले आपको सुनाए है। असल में मॉरिशस का 99 ईयर की लीज पर अमेरिका ने और ब्रिटेन ने लिया हुआ है। ब्रिटेन ने इसको यूएस को दिया हुआ है। यूएस यहां से अटैक करना चाहता था ईरान के ऊपर, अब जाकर उसे परमिशन मिली, और जैसे ही ईरान को यह पता चला उसने यहां गोला मार दिया है। उसकी भी एक चर्चा अपनी है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे दोनों स्थितियों को। अब क्या लगता है कि सर ये युद्ध कब तक चल सकता है, क्या होगा? तो देखिए, कंक्लूसिव रिमार्क इतना है कि अमेरिका ने जो चाहा था कि यहां पर सत्ता परिवर्तन इनके जाते ही हो जाएगा, लीडर्स के जाते ही हो जाएगा, नहीं हुआ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत दिन तक वो बंद खुद भी नहीं रहने दे सकते। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की इंसल्ट हो रही है। पहले चाहता क्या था कि उसकी हेजीमोनी बने, कि मैंने सत्ता हटा दी। आप समझिए, मादुरो को हटाने के बाद जो अमेरिकी सिक्का बुलंद हुआ था, वो ईरान के युद्ध में पूरी तरह से डाउन हो गया है। लोग उसे अब विजनरी देश नहीं मान रहे कि ठीक है यार, इसने कर दिया, पूरे दुनिया के बाजार खराब कर दिया, तेल खराब कर दिया, सब बिगाड़ दिया, अर्थव्यवस्थाओं को। अब सोचिए ना, इतना हद हुआ है कि अमेरिका ने यह कहा है कि ईरान का जो तेल छुप छुपाकर बाजार में बिकने जाता है, वो कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, हमें दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत तुम्हें होगी? क्योंकि हर देश अब तुमसे जाके कह रहा है कि तुम्हारा दिया है ये कलेश। कल को जब दुनिया के बहुत से देश परेशान होने लगे, तो हो सकता है कि वो अमेरिका की मुखालफत कर दें। जैसे भारत ने अपने बाजार को बचाए रखने के लिए टैरिफ के ऊपर, ट्रेड डील के ऊपर अमेरिका से समझौते किए थे। ट्रेड डील हुई, हमें लगा बाजार सुधर कर आएगा, तो कुछ दिन बीते ही थे, फिर से हमारा बाजार धड़ाम से नीचे आ गया। तो अब ये इतना परेशान हो जाएगी ना दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो खुलकर ट्रंप से कह पाएगी कि तुम्हें अगर हमसे युद्ध करना है, युद्ध कर लो, तुम्हें टैरिफ लगाने लगा लो, वैसे भी तो बर्बाद होकर हम नीचे आ गए। मतलब अब उन दुनिया भर के देशों में खुददारी आना बाकी है, जिनके बाजार, जैसे भारत जैसे जो देश थे ना, जो केवल भारत के बाजार को बचाते रह गए कि बाजार बचा लो, ट्रंप का टैरिफ खा जाएगा। टैरिफ हटने के बावजूद भी खा गया वो आदमी, और भविष्य में भी खाएगा, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन दुनिया के देश अपने स्टैंड पर अब खड़े होने शुरू हो गए कि नहीं साहब, हम अपने स्टैंड को लेंगे कि साहब हमको ईरान से तेल चाहिए या हमको रशिया से तेल चाहिए, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारे हाल देख ली, तुमका कुछ नहीं होता तुमसे, जनता पे तुमसे जमीन पर जनता उतरेगी नहीं, देख लिया तुम्हारा खेल। तो ये सब चीजें अब हो सकता है कि अमेरिका को कमजोर करें, और ट्रंप को तो आप जानते हैं खुद से ही पीछे हट जाएंगे, कहेंगे कि मेरी बात हो गई, हमारे जो उद्देश्य थे वो पूरे हो गए, हम पीछे हट रहे हैं। ठीक है, हालांकि यूएस के वॉरशिप यहां पहुंच रहे हैं, यूरोपियन देश भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन प्रिडिक्टिव तरीके से अगर देखा जाए तो अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो दुनिया का प्रेशर अब झेले, कि लोग उसको अब कोसना शुरू करेंगे। और वो बोलता दिख रहा है, नाटो को कागज के शेर बोल रहा है, फटेगा कि तुम तो अब नाटो वालों कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे साथ रहने का तो मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब बातें उसके फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही हैं। कुल मिलाकर के अमेरिकी वर्चस्व जो बनता दिख रहा था वेनेजुएला के केस में, वो यहां पर पूरी तरह डाउन टर्न कर गया है। पश्चिम एशिया के जो देश खड़े हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ये सब देश कुछ दिनों के भीतर भीतर अमेरिका के सामने उसका असली चेहरा दिखा देंगे कि सर अब हो गया, धन्यवाद। जो भी होगा आपके सामने चीजें लाई जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट हम आपसे अवश्य करेंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लें। और हां, कल जो सुबह 11 बजे वेबिनार रखी गई है, जिसका लिंक हमने कभी 2 दिन पहले कमेंट बॉक्स में पिन किया था, उन कम्युनिटी पर जो लोग जुड़े हुए हैं कृपया लगातार अपडेटेड रहें। कल सुबह 11 बजे उनकी वेबिनार है एआई टूल्स के ऊपर, कि कैसे वो आपके लिए मददगार हो सकते हैं। ठीक है, लिंक साझा हो जाएगा थोड़ी देर में उस वेबिनार का। जो लोग उसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उनके लिए अलग वेबिनार आपके लिए फ्यूचर में आयोजित कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।